हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्य एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हिस्ट्री की सीरीज़ हमारी चल रही है। हिस्ट्री की सीरीज़ में अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मेडिवल हिस्ट्री का टॉपिक, यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें अभी मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था, तो दिल्ली सल्तनत का वीडियो भी मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन इससे पहले मैंने सिंध का आक्रमण और अरबों का आक्रमण, तुर्की आक्रमण, ये सारे आपके साथ डिस्कस किए थे। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम हो गया, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी से रिलेटेड मैं वीडियो से पहले दे चुका हूँ। सेकंड वीडियो आपके पास आज मैं लेके चल रहा हूँ तो 1206 से, यानी कि अभी जो हमारे पास है वो गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया। ठीक है, 3 वंश में आज आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि जो ये छोटी छोटी, देखिए, वीडियोज़ एक साथ पूरा आ सकता है लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियोज़ लेके आपके साथ लेके आ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऑल का जो नोटिफिकेशन है उसे आप ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आज से आपके पास जो भी वीडियोस अपलोड होती है सभी के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो इससे क्या होता है कि जो नॉलेज आपको मिलने वाला है उससे आप जो कम, आपको जो सीधी सी बात, जो टॉपिक पूरा एक्सप्लेन किया जा रहा है उससे आप पूरा सुनिए, उसका पूरा समझिए। नोट्स बनाना चाहें आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम इससे पहले जब बात कर चुके हैं, मैंने बात इससे पहले की थी 1191 तराइन युद्ध, 1192 का जो आपका जो तराइन का द्वितीय युद्ध, 1194 का चंदावर का युद्ध, और 1206 में जैसे मैंने आपको बताया था कि 1206 में जो था मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी। अब मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई 1206 में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम हुआ गुलाम वंश। गुलाम वंश ने 1206 से 1290 तक शासन किया। ठीक है, तो 1206 से 1290 के बीच में जो रहा है ये दिल्ली सल्तनत में, ये गुलाम वंश का यहाँ पर शासन रहा है। बशर्ते ये एक ही वंश के नहीं थे, ध्यान रखिए इस चीज़ को, क्योंकि एक ही वंश के ये नहीं थे। कुतुबुद्दीन ऐबक था तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो था इल्तुतमिश बना, जो कि उसका दामाद था। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद फिर रजिया सुल्तान बनी। देन उसके बाद जो अगर बात करें तो डाटली जो आता है, बहराम शाह आता है, नासिरुद्दीन महमूद, और जो बलबन, ठीक है, और शमसुद्दीन कैमूर उसका अंतिम शासक था। तो वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे पास हो चीज़ भी आपको डिस्कस की हुई है। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में की थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव डाली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। तो उसने जब दिल्ली में उसने अपना सल्तनत जब स्थापित किया, अपना वंश स्थापित किया, तो राजधानी क्या बनाई थी उसने? दिल्ली बनाई थी। देन अगला पॉइंट नेक्स्ट जो यहाँ पे है कि दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, दिल्ली का जो कुवत उल इस्लाम मस्जिद, और अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है या 2.5 दिन का जो झोपड़ा है नामक मस्जिद जो है वो ऐबक ने ही बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि लाखों में दान दिया करता था, इसलिए इसको लाख बख्श कहा गया है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? लाख बख्श इसको कहा गया है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था, और ऐबक की सहायता यहाँ पे उसके सेना नायक जो था वो बख्तियार खिलजी ने की थी। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने ही इसकी सहायता की थी नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने में। 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। देखिए, 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक शासन किया। ठीक है, तो 1206 में इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और खुद ही संस्थापक था, और 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ऐबक का जो उत्तराधिकारी था, वैसे तो ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह था, लेकिन वो अयोग्य था। ठीक है, और इसके बाद में ऐबक का जो उत्तराधिकारी था वैसे आराम शाह था, लेकिन इसकी हत्या कर दी थी इल्तुतमिश ने, और इल्तुतमिश ने इसकी हत्या करके 1211 के आसपास या 1211 के आसपास ये गद्दी पर बैठ गया, यानी कि 1211 में वो गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश खुद ही इसके गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, और अपनी इसने कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे की हत्या कर दी। तो इसमें जो आपके पास है यहाँ पे, इसमें कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कुतुब मीनार है उसका नाम किसके नाम पे रखा गया? तो कुतुब मीनार। ठीक है, कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली। तो कुतुब मीनार के जो एक सूफी संत थे, प्रसिद्ध सूफी संत थे, ठीक है, इनके नाम पर इसको रखा गया कुतुब मीनार को। ठीक है, तो कुतुब मीनार की जब बात करें तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है,
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसकी नींव डाली गई। ठीक है, बाद में इल्तुतमिश ने इस काम को पूरा करवाया था। तूफान वगैरह आने के कारण कुछ वक्त समय बाद इसकी कुछ कुछ भाग क्षतिग्रस्त हुआ भी था। बाद में फिर उस तुगलक और सिकंदर लोदी ने उसकी अपने अपने तरीके से मरम्मत भी करवाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ें मिली। 1211 में अब आया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 तक शासन किया। इल्तुतमिश जो था वो तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो कि ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि उसके बाद जो था कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका दामाद आया इल्तुतमिश। ठीक है, और उसको गुलाम भी था वो। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का सूबेदार था। जब ऐबक की मृत्यु हुई तो उस समय बदायूं का सूबेदार था। तो फिर जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके बेटे आराम शाह को सिंहासन पर बैठाया गया। लेकिन बाद में इसने क्या किया, 1211 में इसने आराम शाह को मार दिया और खुद ही दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, अब इसने जो राजधानी देखिए राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर में। तो इल्तुतमिश ने अपनी जो राजधानी थी वो लाहौर से वो दिल्ली लेके आ गया। ठीक है, तो लाहौर से दिल्ली वो अपनी राजधानी को उसने स्थानांतरित कर दिया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद का वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। ठीक है, इल्तुतमिश की मृत्यु जो थी वो 1236 में हो गई और 1236 में होने के बाद इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन जो था वो फिरोज गद्दी पर बैठा। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज जो था वो गद्दी पर बैठा, जो कि क्या था, एक अयोग्य शासक था। ठीक है, अयोग्य शासक होने के कारण फिर जनता उससे खुश नहीं थी। ठीक है, जनता खुश नहीं थी तो शाह तुर्कान से परेशान होकर जो था इसको, तो शाह तुर्कान से परेशान होकर उसे हटा दिया गया था बाद में। तो हटा दिया गया तो रजिया सुल्तान को फिर उसकी जगह पर शासन बना दिया गया। देखिए ये शाह तुर्कान जो थी इल्तुतमिश की बीवी थी ये। ठीक है, इल्तुतमिश की क्या थी, ये पत्नी थी। तो रुकनुद्दीन फिरोज क्या था, अयोग्य शासक था। तो मतलब पूर्ण रूप से शासन चलाता कौन था, शाह तुर्कान चलाती थी। तो शाह तुर्कान शासन चलाती थी तो उसमें ये चीज़ थी कि उसके कुछ अलग अलग तरीके के उसके, अब हो सकता है कि शासन प्रणाली जो थी वो किसी को समझ में नहीं आई। तो बाद में एकता व्यवस्था को संगठित रूप दिया गया इसके द्वारा। ठीक है, तो बाद में कुछ लोगों ने यानी कि जो उनकी जो जनता थी उन्होंने फिर एक साथ मिलकर इसको हटा दिया और उसकी जगह पर रजिया सुल्तान को शासक बना दिया। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली एवं अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। ध्यान रखिए, पॉइंट कई बार पूछा गया हुआ है। ठीक है, रजिया सुल्तान पहली एवं अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। रजिया ने रजिया जो थी उसने पर्दा जो बुर्का वगैरह जो पहनते थे उस प्रथा को उसने त्याग कर पुरुषों की तरह वो कपड़े पहनकर राज दरबार में खुले मुंह बैठने लगी थी और मतलब पूरे एक राजा की तरह वहाँ पर शासन चलाने लग गई थी। ठीक है, गैर तुर्कों को सामंत बनाने से के रजिया के प्रयास, जब इसने गैर तुर्कों को यानी कि जो तुर्की नहीं थे उससे बाहर के लोगों को भी अगर ये सामंत जब बनाने लगी थी तो रजिया के जो इस तरीके के जो काम जो हो रहे थे तो तुर्की जो अमीर थे उसके विरुद्ध हो गए और उन्होंने फिर रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया और बंदी बनाने के बाद बहराम शाह या मुइजुद्दीन बहराम शाह को सिंहासन पर बैठा दिया। अब इसके बाद रजिया की जो शादी बशर्ते बाद में इसने गद्दी पर बैठने का प्रयास किया लेकिन असफल रही। ठीक है, रजिया की शादी जो थी वो अल्तुनिया से हुई और शादी के बाद फिर से वह उसकी गद्दी पर बैठने का उसने प्रयास किया लेकिन असफल रही। रजिया की मृत्यु जो हुई वो 13 अप्रैल 1240, मतलब हम कह सकते हैं 1236 से 1240 के आसपास तक इसने शासन किया था। ठीक है, तो 1240 में इसकी मृत्यु कैथल के पास हुई थी जो कि कुछ डाकुओं द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। बहराम शाह को बाद में फिर बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी भी हत्या कर दी गई और 1242 में उसके बाद अलाउद्दीन जो था, ठीक है, महमूद जो शाह था, ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान बनाया गया। तो बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या 1242 में कर दी गई और उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह सुल्तान बना था। देन अलाउद्दीन मसूद शाह को फिर इसके बाद जब अलाउद्दीन मसूद शाह ने फिलहाल देखिए इसने बलबन ने इसको फिलहाल के लिए गद्दी पर बैठाया था। बाद में खुद ही उसके अगेंस्ट क्या किया, इसने षड्यंत्र रच दिया और उसको हटवा दिया और फिर 1246 में इसने एक दूसरा नया नियुक्त किया नसरुद्दीन महमूद। तो नसरुद्दीन महमूद को इसने नियुक्त किया। नसरुद्दीन महमूद जो था ये बलबन का दामाद था। ठीक है, तो बलबन की सहायता से ये गद्दी पर बैठा था और उसने अपने दामाद को ही क्या कर दिया, गद्दी पर बिठा दिया। तो जो ये नसरुद्दीन महमूद था वो बलबन का क्या था, दामाद था। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आपके पास है कि जो नसरुद्दीन जो महमूद था एक ऐसा शासक था जो टोपी सिलकर क्या करता था, अपना गुजारा करता था। इसी
ठीक है। तो अब इसी के साथ बलबन की पुत्री का, तो अब अगर दामाद था तो पुत्री का विवाह ऑब्वियसली हुआ होगा। ठीक है। बलबन का वास्तविक नाम जो था वो था बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। ठीक है, जो कि इल्तुतमिश का गुलाम था वैसे ही। ठीक है, जो कि क्या था? इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ए चहलगानी का विनाश बलबन ने ही किया था। ठीक है, यानी कि चहलगानी जो थी उसका समाप्ति जो थी इसको पूरी तरीके से नष्ट किया था इसने। ठीक है। बलबन 1266 में जो बलबन जो था वो 1266 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा और मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में भी ये सफल रहा था। मंगोलों ने उसी टाइम पर एक प्रकार की यहाँ पे क्या किया था? आक्रमण किया था मंगोलों ने, तो उसने इसकी रक्षा की थी। राज दरबार में सिजदा और पाबूस नामक प्रथाएं बलबन ने ही शुरू की थी। सिजदा का मतलब होता है सुल्तान के आगे सिर झुकाकर घुटनों के बल बैठना, और पाबूस का मतलब होता है कि पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना। तो इसने सिजदा और पाबूस जैसी प्रथाएं भी शुरू की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज के आधार पर नैरोज एक त्यौहार था, नैरोज त्यौहार की शुरुआत भी जो थी वो बलबन ने ही की थी। ठीक है। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर एक नीति अपनाई थी जिसको रक्त एवं लौह की नीति कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि रक्त एवं लौह नीति किसने के द्वारा अपनाई गई? सर्वप्रथम नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की क्या की दी थी? उपाधि दी थी। नसीरुद्दीन महमूद कौन था? ये बलबन का दामाद था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। तो अमीर खुसरो इसके प्रसिद्ध कवि थे। यहाँ पे अमीर खुसरो और अमीर हसन। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था या संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद कौन आए? इल्तुतमिश। देन उसके बाद बात करें तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के पास कुछ टाइम तक बहराम सहारा, उसके बाद थोड़ी देर टाइम तक नासिरुद्दीन महमूद, फिर बलबन, और अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर रहा है। ठीक है, तो ये था आपके पास गुलाम वंश का। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो शासनकाल रहा है वो 1290 से 1320 तक रहा है। तो गुलाम वंश को समाप्त करके, तो गुलाम वंश का अंतिम जो शासक था वो था शमसुद्दीन कैमूर। शमसुद्दीन कैमूर की हत्या की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ठीक है, तो गुलाम वंश को समाप्त कर 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश की स्थापना की थी इसने। ठीक है, और इसने किले खोरी को अपनी राजधानी बनाया था। किसको बनाया था? किले खोरी को। देखिए ध्यान रखिए, आपके पास कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में। ठीक है, इल्तुतमिश ने उसको कहाँ पर चेंज किया था? वो दिल्ली लेके आ गया। और जो खिलजी वंश का जो सब जिसने संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने राजधानी कहाँ बनाई? किले खोरी को बनाई थी, किलो खेरी। ठीक है, जलालुद्दीन की हत्या उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगर आपने पद्मावत मूवी देखी हो तो आप उसमें इस चीज़ का, इस सीन का उसने यहाँ पे जिक्र किया हुआ है पद्मावत मूवी का, तो आप उसको देख लीजिए इसके बारे में। ठीक है, तो सिकंदर खिलजी के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो 1296 में जलालुद्दीन की हत्या करके उसका दामाद और भतीजा भी उसका था वो। तो 1296 में वो गद्दी पर बैठकर स्वयं उसने 22 अक्टूबर का 1296 को दिल्ली का सुल्तान बन गया। ठीक है, तो उसने क्या किया था वहाँ पे? अपने जो चाचा जो थे, यानी कि इसका जलालुद्दीन की हत्या करी थी उसके भतीजे ने ही, अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में, और 22 अक्टूबर 1296 को अपने आप ही सुल्तान की गद्दी पर बैठ गया। अलाउद्दीन के बचपन का जो नाम था, अलाउद्दीन खिलजी का जो बचपन का नाम था, का नाम अली या गुरुशास्प उसको बोलते थे। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली या गुरुशास्प। अब देखो, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मंगोल युद्ध जीता था इसने। ठीक है, मंगोल युद्ध जीतने के बाद इसने दिल्ली में ही ये बस गए, और वहाँ पर इसने एक मंगोलपुरी नामक नगर की स्थापना की थी। इन्हें नवीन मुसलमान भी कहा जाता है। ठीक है, जो मंगोलपुरी जो किया इसने यहाँ पे जो एक नगर की स्थापना की थी फिरोज खिलजी ने। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं अभी अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सिकंदर से रिलेटेड वीडियोज मगध साम्राज्य जब मैं आपके पास चलाऊँगा, ठीक है, तो उसमें आपके पास बताऊंगा प्राचीन इतिहास का। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द्वितीय सिकंदर के नाम से किसे जाना जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और स्थायी सेना रखने की नींव डाली। स्थायी सेना, परमानेंट सेना रखनी शुरू की। और जो जैसे कि उस समय क्या होता था कि ज़मीन वगैरह दे दी जाती थी, लेकिन इसने क्या किया कि नगद वेतन, उनको सैलरी वगैरह देना शुरू कर दिया। दिल्ली के शासकों में से अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे ज़्यादा सेना थी। ठीक है,
अब देखिए इसमें और भी चीज़ इसके द्वारा है कि घोड़ा दागने की प्रथा और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा, ये सारी चीज़ें भी जो की थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि सैनिकों की हुलिया प्रणाली और स्थायी सेना के बारे में द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखिए इसको। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर जो थी उसने उसको बढ़ाकर उपज का कुल 1/2 भाग यानी कि आधा भाग उसको कर दिया था, ठीक है, 50% से डायरेक्टली, ठीक है। और एक इसने लूट के कुछ धन को का जो भी धन मिलता है उसमें सुल्तान का भाग 1/4 जो होता था उसको बढ़ा के सीधे डायरेक्टली 3/4 कर दिया था, ठीक है। बात करें इसकी आगे की तो इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को भी स्टार्ट किया था, ठीक है। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को, ये क्वेश्चन पूछा गया कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी, लागू किया गया। साथ ही इसने देवी अधिकार का सिद्धांत चलाया था। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था, जो कि कहते हैं कि हिजड़ा था ये, ठीक है। जैसे कि आपने इसमें देखा होगा जब इसने रणथंबोर के शासक हमीर देव को पराजित किया था 1301 के आसपास की बात है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो राजा जो थे तो उनको छल से यानी कि पीछे से वार किया था, तो वो मलिक काफूर ही था वो, ठीक है, जो कि उसका एक गुलाम था। उसको 1000 दिनारी भी इसको कहा जाता है, क्या मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि इसने 1000 दिनार में क्या किया था, इसको खरीदा था। मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जमयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, इसको ध्यान रखिए। अलाई दरवाज़ा जो है इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। सीरी का किला तथा 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर एसानी की उपाधि दी खुद को। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को सिकंदर एसानी या द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 ईस्वी से 1306 तक मंगोल के 6 आक्रमण हुए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही 1297 से 1306 तक मंगोलों ने 6 बार आक्रमण किया था। पहली बार 1297 में किया, ठीक है, जो कि कादर खां के नेतृत्व में हुआ था। दूसरा आक्रमण जो किया था 1298 में सल्दी के नेतृत्व में हुआ था। तीसरा जो हुआ था 1299 में कुतलुस ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ था। चौथा जो हुआ था 1303 में तारगी के नेतृत्व में हुआ था। पाँचवा जो आक्रमण हुआ था वो 1305 में अली बेग और जो तारताक के नेतृत्व में। छठवां आक्रमण 1306 में कबक इकबाल बंद के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। अलाउद्दीन की मृत्यु जो थी वो 5 जनवरी 1316 को हो गई थी, उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद फिर से कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और उसके बाद मुबारक खिलजी शासक बना और उसे खलीफा की उपाधि उसने धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने, देखिए, मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया खुसरो खान, ठीक है। बाद में खुसरो खान को मार के गयासुद्दीन तुगलक जो था वो तुगलक वंश की उसने स्थापना की थी। तो मतलब अगर बात करें खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो खिलजी वंश का अंतिम शासक था खुसरो, ठीक है। और अगर बात करें कि खिलजी वंश का पहला शासक कौन था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पहला शासक था, ठीक है। अब बात करते हैं तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के शासक रत्नसेन को पराजित किया था, ठीक है। तो यहाँ का जो शासक जो था वो खिजर खां को जो, और 1303 में उसने उसको पराजित किया और वहाँ का शासन क्या किया, खिजर खां को दे दिया और उसका नाम रखा खिजराबाद। किसका नाम, चित्तौड़ में जो था, जिस भी समय वो वहाँ पे राज कर रहा था उसमें, ठीक है। 1301 में उसने रणथंबोर के शासक हमीर देव को हराया। 1299 में उसने गुजरात पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक को जो भी शासक की पत्नी जो कमला रानी को पकड़कर अलाउद्दीन की मल्लिका ए जहाँ उसको बनाया गया। और गुजरात में उसने मलिक काफूर, जैसे मैंने आपको बताया कि मलिक काफूर को उसने गुजरात में ही खरीदा था 1000 दिनार में, जिसको 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। उसको अपने एक प्रमुख सेनापति के तौर पर उसको बना दिया, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा बार मंगोलों के आक्रमण हुए, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि 6 बार आक्रमण हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में की बात करें तो उसने देवगिरी, ठीक है, उसने देवगिरी हो गया, वारंगल हो गया, होयसल हो गया और पांड्य राज्यों के विरुद्ध उसने अभियान चलाए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने धर्मनिरपेक्ष कानून भी बनाया था उसने, ठीक है।
लेकिन धर्मनिरपेक्ष कानून को कहा जाता था वहाँ पे जवाबित कानून। अलाउद्दीन खिलजी ने जवाबित कानून बनाया जिसको धर्मनिरपेक्ष कानून कहते हैं, तो जो कि नाम मात्र के संबंध हुआ करते उस समय खलीफा के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें तुगलक वंश की। तो जैसे कि मैंने आपको कहा खुसरो खां जो था इसका अंतिम शासक था खिलजी वंश का। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित कर गाजी मलिक या इसको कहते हैं तुगलक गाजी ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, खुसरो खां को हरा के। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक नए वंश की स्थापना हुई 1320 में जो था तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल देख लीजिए 1320 से 1398 तक रहा है। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया, जो कि संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक था। कौन? गाजी ग्यासुद्दीन तुगलक। ठीक है, नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक था और सिंचाई के लिए इसने कुएं एवं नहरों का यहाँ पर निर्माण करवाया था। खुसरो खां को मारकर इसने दिल्ली में एक नए वंश की स्थापना की जिसको तुगलक वंश कहा जाता है। ग्यासुद्दीन तुगलक के दिल्ली के समीप पहाड़ियों में तुगलकाबाद नामक नगर की इसने यहाँ पे एक स्थापना की थी। ग्यासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नगर की स्थापना की। रोमन शैली में निर्मित इस नगर के एक दुर्ग का निर्माण किया गया है जिसे 56 कोट के नाम से जाना जाता है। रोमन शैली में इसको निर्मित किया गया है, उस किले को, दुर्ग या किला जो होता है उसका किला के निर्माण किया गया है जिसको बोलते हैं 56 कोट। तो 56 कोट का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। कहाँ पर? दिल्ली में ही के पास समीप जो तुगलकाबाद नामक नगर में। ठीक है, ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में बंगाल अभियान से लौटते समय हुई थी। जूना खां ने एक लकड़ी का महल वहाँ पर तैयार किया था, उसी के नीचे ये दब गया था। ठीक है, और उसके बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सिंहासन पर बैठा। कहीं कहीं इसका नाम तूना खां भी मिलता है, बुक्स में आप देख लीजिएगा, कभी कभार बुक में तूना खां भी मिलता है, तो इसमें कोई भी अलग नहीं है, एक ही आदमी है वो। ठीक है, मिसप्रिंट हो सकता है बुक में। अब इसके बाद ग्यासुद्दीन तुगलक की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद उसकी गद्दी पर बैठा था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे शिक्षित था, ये सीधी सी बात है। ठीक है, मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज़्यादा शिक्षित था, योग्य एवं विद्वान था। लेकिन जो उसकी कुछ होती कि उसकी सोच जो थी, जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों और दूसरे के प्रति सुख दुख की उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु उसको कहा जाता था। ठीक है, तो क्रूर कृत्यों के कारण उसको क्या कहा जाता था? रक्त पिपासु कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अपनी राजधानी दिल्ली से, अब इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गया और में स्थानांतरित की और फिर देवगिरी का नाम बदलकर कर दिया दौलताबाद। कृषि के विकास के लिए अमीर एकोही नामक एक नया विभाग इसने बनाया। कृषि के विकास के लिए अमीर एकोही का एक नया विभाग किसके द्वारा बनाया गया? मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। ठीक है, और बात करें इल्तुतमिश की तो इल्तुतमिश ने क्या किया था? लाहौर से दिल्ली लेके आया था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, जो फरिश्ता ने जो लिखी हुई है, फरिश्ता जो लेखक के इतिहासकार है उसने बताया कि इसने कांसे की जो सिक्के चलाए थे। बर्नी कहता है कि इसने तांबे के सिक्के चलाए थे। ठीक है, धातुओं के सिक्के चलाए थे जिनका मूल्य मतलब चांदी के टंके के ही बराबर था। और एडवर्ड मोहम्मद बिन तुगलक को जो दी हुई है, एडवर्ड ने जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहता था। ठीक है, तो उसने उसको क्या संज्ञा दी हुई है? प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी हुई है। अफ्रीकी मोरक्को जो यात्री था 1333 में ही, देखिए 1333 में ही इब्न बतूता शासनकाल, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अब इब्न बतूता भारत कब आया था, किसके शासनकाल में आया था, और जो अफ्रीकी यात्री जो था वो था कौन, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री था, मोरक्को से आया था और 1333 में वो भारत आया था। सुल्तान ने इसे दिल्ली का गाजी बना दिया और 1342 में सुल्तान ने इसे अपने राजून के रूप में चीन भी भेजा था। ठीक है, यानी कि इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता की पुस्तक जो है वो है रहला। ठीक है, ध्यान रखिए, रहला किसने लिखी हुई है? इब्न बतूता ने लिखी है। इसमें इसने मोहम्मद बिन तुगलक की समय की सारी घटनाओं का वर्णन किया हुआ है। इब्न बतूता की पुस्तक रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की सभी घटनाओं का वर्णन किया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभा सूर नामक जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी।
तो उसी समय जो था कि इसी समय जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो फिरोज तुगलक को क्या किया गया, सिंहासन पर बैठाया गया। बट इससे पहले बात करें तो इसी बीच में जो था, देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ कि हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया जो साम्राज्य है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी 1336 में। तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल क्या रहा है, 1325 से 1351 का रहा है। 1325 में गद्दी पर बैठा और 1351 तक रहा। तो इसी बीच में 1336 आएगा, तो यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरिहर और बुक्का ने आंध्र प्रदेश में यानी कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नए साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, उसमें आपको बताऊंगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ आपके पास जो भी वंश बड़े बड़े जो भी मुस्लिम वंश रहे हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसके बारे में आपके साथ नेक्स्ट जो हिंदू राष्ट्र जो रहे हैं उनके बारे में भी डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो जो हमारे आएंगे इसमें, ठीक है। सीरीज़ में भी सिर्फ मैं अभी आपके पास जो इस सीरीज़ में भी आपके पास जैसे इससे पहले मैंने जो डिस्कस किया हुआ है तो मोहम्मद गजनवी से लेकर पूरा मोहम्मद गौरी तक, अभी मैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ठीक है, डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। फिर उसके बाद सैयद वंश, नेक्स्ट वीडियो में सैयद लोधी वंश और आपके पास जो रहेगा मुगल वंश रहेगा। देन उसके बाद जो वीडियो आएंगे उसमें मैं आपको सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो 1336 की बात करें तो वहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। महाराष्ट्र के में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में एक अलग स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, बहमनी साम्राज्य जिसको बोला जाता है। ये बहमनी साम्राज्य की स्थापना भी किसके शासनकाल में हुई थी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही हुई थी, ठीक है। तो इसके बाद आया था यहाँ पर जो शासक, इसके बाद आया था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद बदायूनी ने कहा कि, देखिए बदायूनी ने या बरनी इसको भी कहता है कि इसने कहा है कि आखिरकार लोगों को उससे मुक्ति मिल गई और उसी लोगों से, क्योंकि जैसे उसकी कृतियाँ जो काम जो थे होते रक्त पिपासु वगैरह जो भी उसको कहा जाता था, तो उसने जब उसकी मृत्यु तो कहा कि आखिरकार जो लोग कुछ लोग मतलब सभी लोगों को उससे मुक्ति मिल गई और ऐसे लोगों से मुक्ति मिल गई। तो ये कथन उसके बारे में कहा था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बदायूनी ने। मोहम्मद बिन तुगलक संख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूदी गाजी के मकबरे में गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन, मुलहिम दिल्ली में शेख निज़ामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजुदन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र या मकबरे बनवाए थे, ठीक है। सूफी संत थे निज़ामुद्दीन औलिया वगैरह, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक, अब दिन उसके बाद जब मैंने आपको बताया कि ऊपर मैंने अभी आपको बताया ठट्टा के निकट 20 मार्च 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी और उसी दिन फिरोज शाह तुगलक का फिर राज्याभिषेक कर दिया गया। 20 मार्च 1351 को पुनः राज्याभिषेक फिर से दोबारा दिल्ली में किया गया 1351 को। तो खलीफा द्वारा इसे कासिम अली उल मोमिन की उपाधि दी गई थी। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज शाह ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर ही उसने लागू किए थे। जो भी उसमें 24 जो कर लगाए गए तो सब कुछ ने हटा दिया, सिर्फ 4 ही रखे थे, ठीक है। अब 4 कौन कौन से थे। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था। देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि जजिया कर के बारे में आगे भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी, तो फिर से आप आगे कि तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर लागू किया जो कि कुल उपज का 1/10 भाग होता था। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नहरों का निर्माण करवाया जिनमें से हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर प्रमुख नगर थे, ठीक है। पर्दा प्रथा को उसने प्रोत्साहन दिया था। स्त्रियों को संतों की मज़ारों पर जाना कि उसने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। तो ये आगे भी हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। पंच पदों को भी उसने क्या किया था कि वंशानुगत बना दिया था पदों, क्योंकि वंश का ही आदमी बैठेगा उसमें, ठीक है। इसके शासनकाल में ही खिजराबाद जिसको टोपरा गांव है एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में खिजराबाद टोपरा गांव में जो अशोक का जो स्तंभ था और मेरठ में था, उन दोनों को उठाकर कहाँ लेके आ गए, दिल्ली में लाया गया। फिरोज शाह तुगलक इसका पूरा नाम है वैसे, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नया विभाग बनाया जिसको बोला जाता है दीवाने खैरात, नाम से पता चलता है, ठीक है। अनाथ मुस्लिम बच्चों के लिए, विधवाओं के लिए, लड़कियों की सहायता के लिए, तो एक नया विभाग उसने बनाया था दीवाने खैरात। सल्तनतकालीन शासकों में सर्वाधिक दासों की संख्या जो थी वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में थी।
जिसके लिए उसने एक और नया विभाग बनाया था, दीवान ए बंदगान। बंदगान मतलब बंदी बनाया जाना, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। दीवान ए बंदगान क्या था? बंदगान मतलब बंदी बना के रखा है। तो बंदी किसको बनाया जाता है? दासों को बंदी बनाया जाता है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं इस तरीके से। और दीवान ए खैरात, खैरात मतलब क्या है? फ्री में मिला हुआ, दान दिया जाना। तो वो क्या हो गया? दान किसको दिया जाएगा? अनाथ लोगों को, ठीक है, लड़कियों को, विधवा महिलाओं को, उनको दान दिया जाएगा, ठीक है, जो ज़रूरतमंद हो सकता है, सीधी सी बात है, ठीक है। इसने पदों, सैन्य पदों को वंशानुगत करते, जैसे मैंने आपको बताया था अभी। इसने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही की इसने रचना की थी। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय के से लूटे गए, तो उसने क्या किया था कि ज्वालामुखी मंदिर जो था उसके पुस्तकालय को लूटा और वहाँ से 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में क्या किया था? फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही के नाम से अनुवाद करवाया था। तो उसका क्या नाम रखवाया था उसने? दलायते फिरोज शाही के नाम से। बात करते हैं आगे, तो इसमें इसने चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित भारी संख्या में जारी किए गए सिक्के जो थे, जिसे अद्धा और स्विक कहा जाता था। 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। 1388 में इसकी मृत्यु हो गई। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निर्मित खान ए जहां तेलंगाना के मकबरे की तुलना जेरूसलम का जो है निर्मित उमर मस्जिद से की जाती है। फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग की स्थापना की थी, ठीक है, कि फिरोज शाह कोटला मैदान जो है, ठीक है, दिल्ली में। तो उसमें बाद में भी उसका जो नाम बदलकर अरुण जेटली के नाम पे रखा गया उसको, ठीक है। और बात करें अगर इसका अंतिम शासक की, तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन है? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक जो है वो तुगलक वंश का अंतिम शासक है। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के इसी के शासनकाल में, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में ही 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। और नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में ही मलिक कुशर्क या पूर्वाधिपति इसको बोला जाता है, ठीक है, मलिकुश शर्क जो है, तो उसको पूर्वाधिपति की उपाधि धारण करके जो हिजड़ा मलिक सरवर था, तो जौनपुर में एक नए राज्य की स्थापना पर की उसने, ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में ही। ये तो था आपके पास जो वीडियो पूरा हमारा हिस्ट्री का वीडियो जो इसमें रहा है हमारा। तो जैसे कि मैंने 1206 से यहाँ पे आपके पास यानी कि गुलाम वंश स्टार्ट किया था और तुगलक वंश का, ठीक है। तो तुगलक वंश का जो शासनकाल रहा है वो 1398 तक रहा है। कहाँ तक रहा है? 1398 तक, ठीक है। इसी बीच में 1398 में तैमूर लंग ने यहाँ पर आक्रमण किया, लेकिन कुछ समय ज़्यादा इसका चला नहीं है, तो कुछ समय तक वो यहाँ पे शासन करता रहा, ठीक है। इस तरीके से लूटपाट यहाँ पे करता रहा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती रही। देन इसके बाद हमारा फिर आएगा सैयद वंश। सैयद वंश जो है उसमें 1414 से हमारा स्टार्ट होता है और 1451 तक। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लेके चलूँगा सैयद वंश, लोधी वंश और मुगल वंश। तो ये तो था आपके पास 1206। इसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ गुलाम वंश के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तुगलक वंश और खिलजी वंश के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की हुई है। अगर वीडियो में कोई भी तरीके से आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ है, तो आप लिंक में आप जो भी आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बता सकते हैं। बाकी से रिलेटेड वीडियो जो है, जैसे कि मैथ्स हो गया, सिविक्स हो गया, तो उसके लिंक आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।